हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए प्लस अकेडमिया। इस वीडियो में हम क्लास 12 इतिहास का चैप्टर नंबर 9 शासक और विभिन्न इतिवृत्त का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। ओके गाइस, पार्ट 1 में हमने मुगल साम्राज्य की स्थापना कब, कहाँ और कैसे हुई थी, इतिवृत्त क्या होते हैं, पांडुलिपियां क्या होती हैं, वो सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। प्लीज जाके वो वीडियो देखें। अब पार्ट 2 में हम जो है मेनली मुगल्स के प्रशासन की बात करेंगे कि जो मुगल साम्राज्य था उनका प्रशासन कैसे चलता था। ओके, सो इनकी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की स्टडी करेंगे। ओके, तो गाइज, मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए हमें इन 4 पहलुओं को समझना होगा। अगर आपने ये चारों चीजें समझ ली तो मीन्स आपने ओवरऑल पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को समझ लिया है। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि मुगलों की राजधानी, ओके, राजधानियां क्या थी और राजधानियों की खासियतें क्या थी वो हम देखेंगे। देन सेकंड नंबर पे मुगल दरबार को समझेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन मुगल्स की नौकरशाही देखेंगे। नौकरशाही मतलब अधिकारियों का दल देखेंगे कि भाई उनके टाइम पे किस तरह के अधिकारी रहा करते थे, उनका समूह कैसा था, वो पूरा समझेंगे। देन मुगल्स की विदेशी संबंध क्या थे। ओके, तो इन 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो पॉइंट नंबर 1, राजधानी। जैसे कि आपको पता ही है, हर एक साम्राज्य की राजधानी उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक उसी तरह से मुगल साम्राज्य के लिए उनकी राजधानी हृदय स्थल की तरह थी। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के लिए हमारा हार्ट बहुत ही जरूरी है, दिल का धड़कना से ही सारे काम होते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही मुगल्स की राजधानी से ही उनकी पूरी साम्राज्य को मैनेज किया जाता था। ठीक है, सो गाइज, आपको पता ही है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारे पास अकबर की बनाई हुई अकबरनामा है और शाहजहां की बादशाहनामा है। सो उन दोनों बुक से पढ़ के ना इन्हीं दोनों शासकों की राजधानी की जानकारी मिल पाई है। ओके, तो अकबर की बात करें तो अकबर ने इस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था। अब ये स्थान आपने ऑलरेडी देखा होगा, ये इमारत क्या बोलते हैं भाई, इस इमारत का नाम क्या है भाई? बहुत ही इजी है गाइस, बुलंद दरवाजा। ओके, अब ये बुलंद दरवाजा कहाँ पे है? ये बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी में। ओके, सो मीन्स अकबर के टाइम पे उन्होंने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। ओके, किसे राजधानी बनाया? फतेहपुर सीकरी को, जो कि कहाँ पड़ता है? आगरा में पड़ता है। ओके, सो उन्होंने सोचा कि भाई इस शहर को डेवलप करते हैं। ठीक है, और यही सोचते हुए उन्होंने लाल बलुआ पत्थर से, ठीक है, जिसे हम रेड स्टोन कहते हैं, ओके, इस पत्थर का ना फर्स्ट टाइम यूज करके बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नायाब इमारतें बनाई वहां पर। ओके, ताकि जब भी कोई उस शहर का दर्शन करने के लिए जाए तो उसे पता चल जाए भाई कि मुगल शासकों की ताकत, उनकी पावर कितनी है। ओके, और इसे राजधानी बनाया था इन्होंने 1570 के दशक में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भाई, शाहजहां। शाहजहां के टाइम की बात करें तो शाहजहां ने अपने टाइम पे इस एरिया को अपनी राजधानी बनाया था। अब ये डायग्राम तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, ये है इमारत हमारी लाल किला। और गाइज, लाल किला कहाँ पर है? नई दिल्ली। ओके, सो कहने का मतलब है शाहजहां ने अपने समय पे दिल्ली के शाहजहानाबाद, ये आपने नाम भी सुना होगा जहां लाल किला पड़ता है, शाहजहानाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। ओके, किसे अपनी राजधानी बनाया था? शाहजहानाबाद को। और ये बात है हमारी 1648 की। ठीक है, सो इन्होंने शाहजहानाबाद को अपनी राजधानी बनाया और इसका बहुत ही बेहतरीन ढंग से इन्होंने डेवलपमेंट वगैरह करवाया। ओके, और आगे चल के यहाँ पर आपको पता ही होगा जामा मस्जिद, जो कि अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत सी मस्जिद है, उसका निर्माण कराया। प्लस चांदनी चौक की फेमस मार्केट, जिसे आप जानते ही होंगे, इसका भी निर्माण जो है शाहजहां के ही दौरान हुआ था। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो मुगल शासक थे इन्होंने कितनी भव्य राजधानियां बनाई थी। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों किया इन्होंने, इतने सारे पैसे क्यों खर्च करते थे ये, ताकि जब भी कोई इनका दुश्मन इनकी राजधानियों पे अटैक करने का सोचे ना, तो वो वहां की इमारतों को ही देख के डर जाए। ठीक है, सो ये रीजंस की वजह से इन्होंने राजधानियों पे इतना वर्क किया। अब आता है चैप्टर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मुगल दरबार। ओके, सो गाइज, मुगल दरबार क्या था? जैसे कि यहाँ पे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, कुछ इस तरह से नजर आता था मुगल दरबार। ओके,
मुगल दरबार एक बहुत ही भव्य सी इमारत हुआ करती थी, ठीक है, जिसमें जो है शासक मीटिंग्स वगैरह करने के लिए जाया करते थे और मुगल्स का पूरी शाही ठाट बाट इस दरबार में नजर आती थी। ओके, सो अब देखेंगे मुगल दरबार के बारे में। वह स्थान जहां बादशाह के दर्शन, बैठक, प्रशासनिक नीतियां बनाई जाती हो, उस स्थान को कहा जाता है मुगल दरबार। ओके, मीन्स एक ऐसी बिल्डिंग थी जहां पर राजा अपने दर्शन देने के लिए, ओके, वहां सभी अधिकारियों से मिलने के लिए जाया करते थे, मीटिंग्स वगैरह सारी यहीं पे होती थी और इवन जितने भी प्रशासनिक पॉलिसीज वगैरह बनाई जानी है वो सारे काम यहाँ पे होते थे। ओके, आपने कई मूवीज में, जोधा अकबर, कई मूवीज में ये नजारा देखा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं भाई मुगल दरबार की विशेषताएं क्या थी, क्योंकि एग्जाम में ना यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, मुगल दरबार की विशेषताएं। ठीक है, सो मुगल दरबार का केंद्र था वहां का राज सिंहासन। ओके, राज सिंहासन तो पता ही है आपको, जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि राज सिंहासन, राजा की सीट ही सबसे ज्यादा खासियत और भव्य दिखती थी वहां पर। ठीक है, देन बात करते हैं नियमों के जरिए अनुशासन। मीन्स मुगल दरबार में अगर एक बार आपने एंट्री कर ली है, ओके, सो वहां पर कई सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जाते थे और प्रॉपर डिसिप्लिन में हर कोई रहा करता था। ठीक है, सो आप फटाफट से उन रूल्स को जानेंगे। पहला है दरबारी का स्थान राजा द्वारा घोषित। मीन्स मुगल दरबार में कौन सा मंत्री, कौन सा दरबारी कहाँ बैठेगा, ये कौन डिसाइड करता था? राजा। ओके, और इससे ये पता चलता था कि जो लोग राजा के ज्यादा करीब होते थे, मीन्स उनकी पावर ज्यादा होती थी। ठीक है, वो राजा के फेवरेट हुआ करते थे। जैसे कि अकबर की बात करें, ठीक है, अकबर अपने टाइम पे ना अपने दरबारी इतिहासकार अबुल फजल को ना अपने पास ही बैठाया करता था। ठीक है, सोचने में क्या आइडिया लगता है कि भाई अबुल फजल उनके लिए काफी करीबी थे। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं, राजा का सिंहासन पर बैठने के बाद कोई हिल नहीं सकता। मीन्स जैसे ही राजा की एंट्री, देखो पहली बात तो एंट्री ढोल नगाड़ों के साथ होती थी, जैसे आपको पता ही होगा, मूवीज में आपने देखा होगा, सीमो शान शहनशाह, इस तरह से बोलते हुए उनकी एंट्री होती थी। ठीक है, जैसे ही वो एंट्री करते थे और अपनी सीट पे आके बैठ जाया करते थे, फिर उसके बाद कोई भी व्यक्ति अपनी जगह से हिल नहीं सकता था। ओके, नाउ रूल नंबर थर्ड, ध्यानपूर्वक बातचीत। मीन्स जब भी आप सम्राट से, शासक से बात कर रहे हो, सो आपको बहुत ही अदब के साथ, बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करनी है। इसका भी लोग बहुत ध्यान रखते थे। ठीक है, क्योंकि अगर जो भी ढंग से बात नहीं करता था तो उसको पनिश भी किया जाता था वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट, अभिवादन के तरीके, दैट इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट। मीन्स आजकल के टाइम पे क्या होता है भाई, बड़े बड़े मिनिस्टर्स के को भी अभिवादन करने के तरीके होते हैं और उस टाइम पे भी बहुत ही यूनिक तरीके उन शासकों ने अपना रखे थे। जैसे कि अगर अकबर की बात करें तो उन्होंने अपने टाइम पे 2 तरीके अपना रखे थे अभिवादन करने के लिए, अभिवादन मतलब ग्रीट करने के लिए एज अ। ठीक है, शाहजहां की बात करें तो उन्होंने भी ये 2 तरीके अपना रखे थे। ठीक है गाइस, पहले देखते हैं पहला तरीका जिसे बोलते हैं सिजदा। अब अगर आप बुक में पढ़ोगे तो बुक में काफी अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया जो कि नहीं समझ में आता, लेकिन आप इस डायग्राम में देखो, सिजदा का मतलब था कि आपको कंप्लीटली लेट जाना है और इस तरीके से आगे से आपने हाथ जोड़ने हैं। ओके, सो इस तरीके से अकबर चाहते थे कि जब भी कोई इंसान दरबार में जाए तो उन्हें ऐसे ग्रीट करे। ठीक है, सेकेंड मेथड था भी कॉर्निश। कॉर्निश में क्या होता है, इसकी पिक्स अवेलेबल नहीं हो पाई। कॉर्निश में क्या होता है भाई, मान लो ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो सबसे पहले तो व्यक्ति को अपने घुटने के बल पे बैठना होता था। ठीक है, बैठकर अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट शोल्डर पे हाथ रखकर और अपनी गर्दन नीचे झुकाकर इस तरीके से राजा को रिस्पेक्ट देनी होती थी, जिसे हम बोलते हैं कॉर्निश। ओके, अगर आप सुपर डांसर देखते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें जो गीता माँ थी वो कई बार स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करने के लिए इसी तरीके से बैठा करती थी। ठीक है, सो वहां पे भी आपने नोटिस किया होगा मेथड। नाउ शाहजहां की बात करें कि भाई शाहजहां के टाइम पे क्या रूल्स फॉलो कर किए जाते थे। ठीक है, सो उनके टाइम पे विवादन के पहला तरीका था 4 तस्लीम। 4 तस्लीम का मतलब क्या था भाई, जैसे आज हम अपने बड़ों का पैर छूते हैं ना, सेम आपको यही करना होता था। घुटने को हल्का सा मोड़कर अपने हाथों को सामने लाकर, ठीक है, इस तरीके से आपने रिस्पेक्ट शो करनी होती थी और ऐसा 4 बार किया जाता था, जिसे बोलते हैं हम 4 तस्लीम। ओके, सेकंड मेथड था भाई जमी बोसी। जमी बोसी का मतलब क्या था, आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि भाई आपने पूरे घुटने टेक कर, अपनी पीठ झुकाकर, ठीक है, दोनों हाथ आगे रखने होते थे और जमीन को चूमना होता था। ठीक है, इसलिए इस मेथड को बोलते थे जमी बोसी।
आज हम अपने बड़े बुजुर्गों को ग्रीट करने के लिए जिन तरीकों को अपनाते हैं, सेम यही तरीके उन शासकों ने भी अपनाए हुए थे। नाउ दरबार की सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी में से एक था झरोका दर्शन। झरोका दर्शन होता क्या है गाइस? दरबार में ऊंचाई पर बने छज्जे में बैठकर राजा का लोगों को दर्शन देना बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने बताया है भाई, राजा ढोल नगाड़ों के साथ एंट्री करते थे, ठीक है। एंट्री करने के बाद ना, यहाँ आप देखो डायग्राम में, यहाँ पर ऊंचाई पर ना उनके लिए एक छज्जा टाइप का बना होता था, इसे बोलते हैं झरोखा। क्या बोलते हैं गाइस? इसे झरोखा। तो राजा जैसे ही जाते थे, थोड़ी बहुत भगवानों की थोड़ी बहुत ईश्वर की प्रार्थना वगैरह की, फिर वो मुड़कर आकर इसी में बैठ जाया करते थे। और यहाँ बैठने के बाद प्रॉपर तरीके से लोग उन्हें देख पाते थे, उनकी वेशभूषा, उनके कपड़े, और उनसे बातचीत हो पाती थी। तो इसी को बोलते हैं झरोका दर्शन। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि जो शासक थे ना, वो हमेशा तय टाइम से लेट ही पहुंचा करते थे, ताकि जो उनसे मिलने वाले लोग हैं वो उनसे मिलने के लिए बेताब हो जाएं, ठीक है। और इस झरोखे में वो कम से कम 1 घंटा बिताया करते थे, ठीक है। सारे अधिकारियों से मिलना, बातचीत करना, ये सारे काम करते थे। फिर वो यहाँ से उठते थे और उठकर एक दूसरी बिल्डिंग, एक दूसरी इमारत में जाते थे, जिसे बोलते हैं दीवाने आम। फिर दीवाने आम में 1 घंटा बिताया करते थे। दीवाने आम अब दिखता कैसा था भाई, तो उसके हिंट आप इस डायग्राम से ले सकते हो। इस तरह की इमारत को दीवाने आम बोला जाता था, ठीक है। जहां पर वो अधिकारियों की रिपोर्ट्स देखा करते थे कि भाई पिछले कुछ महीनों में हमने कौन कौन सी नीतियां बनाई हैं, किससे कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, आगे क्या करना चाहिए, वो सारा डिस्कशन होता था, ठीक है। वहां पर भी वो अपना 1 घंटा बिताते थे। फिर उसके बाद दीवाने आम के बाद वो जाते थे दीवाने खास में, ठीक है। दीवाने खास इस तरह की ही बिल्डिंग हुआ करती थी, इमारत थी, जो कि व्हाइट कलर की बनी होती थी और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, भव्य हुआ करती थी। वहां पर शासक 2 घंटे बिताया करते थे, और जितनी भी उनकी प्राइवेट मीटिंग्स होती हैं दूसरे शासकों के साथ, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ, जितनी भी उनकी सीक्रेट मीटिंग्स हुआ करती थी ना, गोपनीय चर्चाएं, वो सारे काम वो वहां पे खत्म किया करते थे, ठीक है। सो इस तरीके से एक शासक मुगल दरबार में ये सारी गतिविधियों को अंजाम दिया करते थे। देन विशेष त्योहारों पर भव्य सजावट मीन्स दरबार वैसे तो ऑलरेडी भव्य खूबसूरत था ही, लेकिन जब कुछ त्योहार होते थे तो उस टाइम पे उसको और भी ज्यादा खूबसूरती से सजाया जाता था। जैसे राज्याभिषेक मीन्स जिस दिन राजकुमार को ताज पहनाया जाता था, उन त्योहारों पे, ईद, शब्बे बारात। आपको पता है भाई, मुगल जो थे मुस्लिम शासक थे, तो वो इन त्योहारों को बहुत ही स्पेशल तरीके से मनाया करते थे। एंड सबसे ज्यादा खर्च जो वो करते थे जन्मदिन पे करते थे, जब शासकों का जन्मदिन होता था तब, और विवाह समारोह पे यानी वेडिंग सेरेमनीज में बहुत पैसा खर्च किया करते थे। जैसे आप मूवीज में देखते हो ना कि भाई हजारों दास दासियां हाथों में टोकरियां लेकर, किसी में लड्डू है, किसी में मिठाई है, किसी में हीरे जवाहरात हैं, तो कुछ इस तरह की शादी ब्याह उनके वहां पे हुआ करते थे। एंड जन्मदिन पे जो शासक हुआ करते थे ना, अपने आप को पैसों में तौला करते थे। सोचो, इस तरह के उन्होंने रिचुअल्स अपना रखे थे। क्यों? ताकि आम लोगों में सिर्फ उन्हीं की चर्चाएं हो, उन्हीं की फेमसी हो बस, ठीक है। सो इस तरीके से दरबार की हमने सारी गतिविधियां देखी। अब आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे शाही नौकरशाही के बारे में। मीन्स मुगल दरबार को चलाने के लिए वो अधिकारियों को समझेंगे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ओके, तो शाही नौकरशाही का मतलब क्या होता है भाई? अधिकारियों का दल। ओके, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। तो इनकी कंप्लीट ब्यूरोक्रेसी को देखेंगे। ओके, सो पहली बात कि जो मुगल साम्राज्य था वो एक राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब क्या होता है भाई? जब पूरी सारी शक्तियां जो हैं किसी एक शासक के हाथ में आ जाती हैं, दैट इज कॉल्ड राजतंत्र। और आपको पता है भाई, मुगल साम्राज्य में सारी पावर्स किसके हाथ में थी? बादशाह के हाथ में थी, सम्राट के हाथ में थी, ठीक है। देन सेकंड खासियत क्या थी भाई इनकी? कि ये जो थे संघीय व्यवस्था को अपना रखा था इन्होंने। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है जब किसी भी देश में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी आ जाती हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, आज के टाइम पे इंडिया में 2 तरह की गवर्नमेंट्स हैं, है ना। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, देन आता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट। सो उस टाइम पे भी मुगलों ने यही व्यवस्था अपने प्रशासन में अपना रखी थी। ओके, और आप ये भी कह सकते हो भाई उनके प्रशासन की 3 स्टेजेस थी मेनली। ओके, पहले नंबर पे आता है केंद्र प्रशासन, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। सेकंड नंबर पे आता है प्रांतीय प्रशासन,
जिसे आज के टाइम पे हम स्टेट गवर्नमेंट का नाम देते हैं। एंड थर्ड नंबर पे आता है जिला प्रशासन, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट भी कहते हैं। ओके, सो इन सबको वन बाय वन करके समझेंगे। तो केंद्र प्रशासन का मतलब क्या था भाई? मुगल साम्राज्य जो कि इतना बड़ा साम्राज्य था, पर उस पूरे साम्राज्य की सारी पावर्स किसके हाथ में थी? शासकों के हाथ में, यानी कि मुगल शासक के हाथ में। वही अपने वो जो भी चाहते थे वही होता था। ठीक है, तो आप कह सकते हो भाई केंद्र प्रशासन के मुखिया कौन थे? मुगल शासक, चाहे अकबर हो बाबर हो, यही पूरे प्रशासन को हैंडल किया करते थे। ठीक है, देन अब आपको पता है भी मुगल साम्राज्य जो था बहुत ही ज्यादा वाइड था। पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक फैला हुआ था। सो इतने बड़े साम्राज्य को मैनेज करने के लिए क्या किया गया था भाई? पूरे साम्राज्य को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, जिससे हम बोलते हैं राज्य, और उस टाइम पे बोलते थे सूबा। ठीक है, सूबा बोलते थे या फिर प्रांत भी कहा करते थे। ठीक है भाई, तो पूरे साम्राज्य को कई प्रांतों में बांट दिया गया था, और फिर हर एक प्रांत को मैनेज करने के लिए उन्होंने एक सूबेदार रख दिया था। ठीक है, जिसे आज के टाइम पे हम चीफ मिनिस्टर कहते हैं। आपको पता ही है भाई, हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं, गवर्नर होते हैं, एग्जैक्टली उस टाइम पे भी थे। ठीक है, सो उस टाइम की स्टोरी को आज के टाइम से कनेक्ट करके चलोगे, सो आपको सब चीज इजीली समझ में आ जाएंगी। देन अब देखो भाई क्या होता है, एक सूबे की अगर हम बात करें, सो एक सूबे के अंदर भी ना कई सारे आ जाते हैं हमारे जिले। ठीक है भाई, पहली बात तो साम्राज्य में होते हैं कई सारे प्रांत, और फिर हर एक प्रांत में भी कई सारे होते हैं जिले, यानी कि डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो भाई जिले का भी अपना प्रशासन था, और हर एक जिले को मैनेज करने के लिए उन्होंने जिला अधिकारी भी रखे हुए थे, जिनके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। सो हमें इन तीनों स्टेजेस को ना वन बाय वन करके स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई केंद्र प्रशासन कैसे काम करता था। ठीक है, मीन्स मुगल सम्राट के पास कौन कौन से ऑफिसर्स, अधिकारी हुआ करते थे, और वो कैसे पूरे सिस्टम को संभालते थे। गाइस आपको पता होना चाहिए, आज के टाइम पे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पास भी एक मंत्रियों का ग्रुप होता है ना, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को संभालते हैं, और इन सब की मीटिंग्स भी होती हैं एक साथ। ओके, आपने देखा ही होगा, और इसे हम क्या बोलते हैं? मंत्री परिषद, है ना। सो एग्जैक्टली वैसे ही उस टाइम पे मुगल शासक हुआ करते थे। ठीक है, और इनके भी अपने अधिकारियों के ग्रुप, मिनिस्टर्स के ग्रुप हुआ करते थे। ओके, सो उन्हीं अधिकारियों के दल को कहा जाता था अभिजात वर्ग, जिसे आज हम मंत्री परिषद या कैबिनेट कहते हैं। उसे उस टाइम पे क्या बोलते थे? अभिजात वर्ग। ठीक है, अब इनके मिनिस्टर्स में कौन कौन से लोग रहा करते थे? तो सिंपल है भाई, ईरानी तुरानी सबसे ज्यादा थे। ठीक है, मीन्स दूसरे देशों के लोग ज्यादा ऑफिसर्स थे यहाँ पर। ओके, और भारतीय मूल की बात करें तो कुछ राजपूत भी थे। ठीक है, जिसमें एक नाम आता है हमारा भरमाल कछवाहा। भरमाल कछवाहा हम कह सकते हैं भाई, इनका नाम क्यों लिखा गया? क्योंकि वो पहले राजपूत थे जिन्होंने मुगल्स के अधिकारियों के ग्रुप में एंट्री की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई, सभी अधिकारियों के ओहदे थे। मीन्स हर एक अधिकारी को ना दो चीजों से पता लगा जाता था कि उसकी क्या पोजीशन है, उसका क्या स्टेटस है। ओके, पहला था जात, जात मतलब वेतन, कि भाई उसकी सैलरी देखी जाती थी सबसे पहले। सेकंड है सवार, सवार मतलब है घुड़सवार, कि भाई उसके पास कितने घुड़सवार हैं। ओके, सो इन दोनों से आइडिया लग जाता था कि कोई ऑफिसर कितना पावरफुल है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा माना जाता है कि भाई जिस ऑफिसर की सैलरी 1000 थी ना, वो सबसे अमीर ऑफिसर था वहां का। ओके, तो अब जब हम प्रशासन की बात कर ही रहे हैं, तो मुगल फौज कैसे पीछे रह सकती है गाइस? आपको पता होना चाहिए, मुगलों की असली ताकत ना उनकी फौज में ही थी। ठीक है, यही रीजन था कि भाई वो इतने सारे अपने साम्राज्य को बड़ा करते हुए चले गए। ओके, सो वही था भाई। अब उनकी फौज का राज क्या था, ऐसा क्या खास था उनकी सेना में? ठीक है, सो वो था अत्यधिक घुड़सवार। मीन्स मुगल जो थे, मुगल शासकों की सेना में हमेशा मैक्सिमम कितने थे? घुड़सवार रहा करते थे, और पैदल सैनिक बहुत ही कम थे। ठीक है, अब देखो भाई, घुड़सवार सैनिकों के बहुत फायदे थे। पहली बात तो सामने वाली जो दुश्मन सेना है वो देख के डर जाया करती थी, आपने कई मूवीज में भी देखा होगा, है ना।
तो इन सभी घुड़सवारों को मैनेज करने के लिए उन्होंने रखे हुए थे फौजदार। ठीक है, ऑफिसर्स को बोला जाता है, फौजदार थे, सैन्य कमांडर थे, जो इस पूरी सेना को, मुगलों की सेना को मैनेज किया करते थे। ठीक है भाई, सो ये भी इनके प्रशासन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन बात करते हैं भाई बादशाह, क्योंकि पता है आपको केंद्र प्रशासन में मुख्य अधिकारी कौन होता है? बादशाह, राजा। ठीक है, सो राजा कौन कौन से काम करता था? अधिकारियों के ओहदे डिसाइड करना, कि भाई जितने भी अधिकारी काम कर रहे हैं किसको कौन सी पोस्ट पे रखना चाहिए, किसको कौन सी पदवियां देनी चाहिए। पदवियां मतलब होता है टाइटल। ठीक है, मीन्स एक यूनिक नेम दिया जाएगा। ये सारी बातें कौन डिसाइड करता था? बादशाह। और किसको कहाँ पे पोस्ट करना है, कहाँ उसको एम्प्लॉय करना है, ये सारा काम बादशाह डिसाइड किया करते थे। ठीक है, अब माइंड में क्वेश्चन तो ये भी आता है कि भाई नए अधिकारी वहां पर कैसे एंट्री मारते होंगे, है ना भाई। सो अगर किसी व्यक्ति को मुगल सेना में, मुगल प्रशासन में जाना होता था तो उन्हें क्या देनी पड़ती थी? याचिका देनी पड़ती थी। ठीक है भाई, याचिका आप आइडिया लगा सकते हो भाई, जैसा आज के टाइम पे हमें किसी भी कंपनी को अगर ज्वाइन करना होता है तो हमें क्या देना पड़ता है? अपना सीवी, अपना रिज्यूम, है ना। और उस रिज्यूम में वो हमारी पहले क्वालिटीज वगैरह, हमारी क्वालिफिकेशन देखते हैं, फिर उसके बाद हमें काम पे रख लेते हैं। सो एग्जैक्टली उस टाइम पे भी यही रूल था। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को अगर जाना होता था तो पहले वो अपनी याचिका देता था। ठीक है, शासक उनके गुण वगैरह चेक करते थे, उनकी क्वालिफिकेशन चेक करते थे और फिर उसको शामिल कर लिया करते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है भी प्रशासन का, मीर बख्शी। ठीक है, अब यहाँ से हम उन सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों की बात करेंगे जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जैसे कि मीर बख्शी। अभी मीर बख्शी कौन था भाई? ये मीर बख्शी ना आप कह सकते हो भाई मुगल शासकों का राइट हैंड हुआ करता था और ये हमेशा उनकी राइट साइड में खड़ा होता था, जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो। ठीक है, अब मीर बख्शी का काम क्या था भाई? पहली बात तो ये उच्चतम वेतनदाता था। उच्चतम वेतनदाता का मतलब है सबसे ज्यादा सैलरी इन्हीं की हुआ करती थी। तो भाई जिस व्यक्ति की सैलरी इतनी ज्यादा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बड़ी होंगी, कॉमन सी बात है। ठीक है, तो वही था भाई, हमेशा बादशाह के दाएं और खड़े रहते थे और इनका मेन काम था अधिकारियों को नियुक्त करना, कि भाई कौन से अधिकारी को कौन सा काम दिया जाएगा, वो मीर बख्शी डिसाइड करते थे। एंड पदोन्नति करना। पदोन्नति क्या होता है भाई? पदोन्नति का मतलब होता है प्रमोशन। तो प्रमोशंस वगैरह सब कुछ यही हैंडल किया करते थे और राजा के राइट हैंड थे। ठीक है, अब केंद्र प्रशासन में कुछ अन्य खास अधिकारी भी थे, जैसे दीवाने आला, नाम तो यूनिक ही लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये थे कौन? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री यानी कि पूरा फाइनेंशियल सिस्टम मैनेज करते थे, कि भाई कब कहाँ से कौन सी इनकम आ रही है, किस इनकम को कहाँ खर्च करना है, ओके, कैसे पूरा बजट चलाना है, वो सारी चीजें मैनेज किया करते थे। ओके, देन सेकेंड अधिकारी थे सद्र उस सुदूर। ठीक है, नाम थोड़ा सा यूनिक है, लेकिन ये क्या थे? अनुदान के मंत्री थे, जो पूरा अनुदान के सिस्टम को मैनेज किया करते थे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस, तैनात ए रकाब। अभी तैनात ए रकाब क्या थी भाई? जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये एक सैनिक दल था। ठीक है, मीन्स एक सैनिकों का ग्रुप था। ठीक है, जिनका मेन काम था राजा व शाही परिवार की सेवा करना। ठीक है, मीन्स हम कह सकते हैं भी राजा ने अपने लिए एक सेपरेट सी सेना रखी हुई थी, जिसको बोलते हैं तैनात ए रकाब। ओके, ये 24 घंटे राजा के दरबार में, ओके, उनके महल में हमेशा उनके चारों तरफ चौकसी किया करते थे और इन्हें आप उनके पर्सनल बॉडीगार्ड्स भी कह सकते हो। ओके, इस तरह की इनकी जॉब हुआ करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है भाई सूचना तंत्र विकसित। मीन्स आप खुद आइडिया लगाओ कि मुगल्स जो थे सभी के अलग अलग प्रांत थे, कई सारे प्रांत थे मुगल साम्राज्य में, तो हर एक प्रांत से कोऑर्डिनेट कर पाना आप खुद सोचो उस टाइम पे कितना डिफिकल्ट रहा करता होगा। ना ही फोन्स हैं, ना ही टेलीफोन्स हैं, ओके, इंटरनेट नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, आज के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो कैसे सभी प्रांतों में कोऑर्डिनेट किया करते थे, ओके, और राजा ने कब कहाँ कौन सी पॉलिसी बनाई है, ये सब भेजने के लिए, ये सारी सूचना देने के लिए उनको चाहिए थी एक सूचना तंत्र की जरूरत। ठीक है, और वो उन्होंने काफी अच्छे से डेवलप कर रखा था। ओके, और वो क्या करते थे? नेक्स्ट पॉइंट है आलेख तैयार करना। आलेख का मतलब होता है रिपोर्ट। ठीक है, मीन्स कि भाई शासक ने दरबार में जो भी मीटिंग्स वगैरह की, मीटिंग्स का क्या रिजल्ट निकला, ओके, मीटिंग्स के बाद क्या पॉलिसीज बनाई गई, ओके, और उन पॉलिसीज को कैसे फॉलो करना है, ये सारी बातें ना वो एक डॉक्यूमेंट में लिख दिया करते थे। ठीक है,
जिसको बोलते हैं हम आलेख। सो इन चीजों की हेल्प से, और फिर ये सारी रिपोर्ट्स, ठीक है, अलग अलग व्यक्ति के जरिए, अलग अलग घुड़सवारों के जरिए सभी प्रांतों तक पहुंचा दिया करते थे, और इस तरीके से केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन हो जाता था। नाउ अभी अभी हमने देखा कि भाई मुगलों का सूचना तंत्र काफी विकसित था, मतलब विदाउट हैविंग मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, व्हाट्सएप, मेल, भी वो अपने सभी, मीन्स आप कह सकते हो भाई केंद्र से, ठीक है भाई, प्रांतों तक हर एक जानकारी पहुंचा दिया करते थे। तो कैसे? तो उसके लिए उनके पास थी बेमिसाल शाही डाक व्यवस्था, ठीक है, मीन्स उनकी डाक व्यवस्था बहुत ही यूनिक और बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। कैसे थी भाई, वो आगे चल के देखेंगे, क्योंकि उनकी डाक व्यवस्था में ना उन्होंने हरकारे रखे हुए थे। हरकारे बोलते हैं घुड़सवारों को, ठीक है, जो कि बहुत ही तेज तर्रार घुड़सवार थे और हाई स्पीड से चलने वाले घुड़सवार थे, ठीक है। तो ये क्या करते थे, केंद्र सरकार ने जो भी रिपोर्ट तैयार करी है, जो भी कुछ इन्होंने अपने कोई अनाउंसमेंट करनी है, वो सारी बातें जो उन्होंने तैयार की हैं वो रिपोर्ट लेते थे, ठीक है, और उन्हें लेकर हाई स्पीड में बिल्कुल कहाँ पहुंचते थे, प्रांतों तक पहुंच जाया करते थे, प्रांतों का फीडबैक भी लिया करते थे, ठीक है। साथ ही मुगल्स ने अपने टाइम पे अखबारों की व्यवस्था भी चालू कर रखी थी, ठीक है, जिससे आए दिन जो भी गवर्नमेंट की अपडेट्स हुआ करती थी, पॉलिसीज वगैरह हुआ करती थी, वो अखबारों के माध्यम से भी सभी प्रांतों तक, सभी स्तर तक पहुंचा दिया करते थे। आप क्विकली देखेंगे भाई प्रांतीय प्रशासन क्या था, जैसे आपको पता ही है पूरा साम्राज्य जो है कई सारे प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांतों को सूबा भी कहा करते हैं, ठीक है। सो इसलिए हर एक सूबे का जो मुखिया होता था, जो हेड हुआ करता था, उसे बोलते थे सूबेदार। जैसे आज के टाइम पे क्या होता है भाई, जितने भी स्टेट होते हैं, हर एक स्टेट के हेड होते हैं, जिसे हम सीएम और गवर्नर कहते हैं, वैसे उस टाइम पे भी थे, ठीक है। तो इन सूबेदारों को आप गवर्नर भी कह सकते हो, ओके। अब बात करते हैं भाई, सूबेदार जो थे ही थे, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो भाई, सूबेदारों की भी अपनी ठाट बाट, अपनी खुद की कंप्लीट सेना, कंप्लीट ऑफिस, सब चीजें उनके पास थी, ठीक है। एंड इनके अंडर काम करने वाले 3 और अधिकारी थे, दीवान, बख्शी और सद्र, ठीक है। और ये सारे मिलकर हर एक प्रांत को हैंडल, कंट्रोल किया करते थे। देन बात करते हैं भाई, एक प्रांत के अंदर भी कई सारे आते हैं हमारे जिले, डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो वहां पर भी 3 तरह के अधिकारी थे जो पूरे जिले को संभालते थे। पहले थे कानूनगो, ठीक है, जिनका मेन काम था राजस्व का आलेख तैयार करना, मतलब कि उस जिले से, उस डिस्ट्रिक्ट से कितना राजस्व, कितना टैक्स मिलने वाला है, उसकी रिपोर्ट तैयार करते थे ये। सेकंड अधिकारी थे चौधरी, जिन्हें चौधरी बुलाया करते थे, आज तो फिलहाल ये एक सरनेम है। तो इनका काम था भाई राजस्व इकट्ठा करवाना, ओके, जैसे भी हो इकट्ठा करवाना। फिर आते हैं भाई थर्ड लेवल पे काजी। काजी मतलब क्या आता है, एक बेसिक लेवल पर जज टाइप के भी वो लोग रखते थे, न्यायाधीश भी थे, जो वहां पे जो भी छोटे मोटे मुद्दे हो जाए करते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाए करते हैं, वो सब सुलझाते थे। तो इस तरीके से इनका प्रॉपर नौकरशाही अधिकारियों की ये व्यवस्था थी। अब जितने तो गाइज उपहारों की बात करें तो वो उपहार के तौर पे पदवियां उपहार दिया करते थे, ठीक है। पदवियों का मतलब होता है टाइटल्स, ठीक है। जैसे कि भाई अगर औरंगजेब की बात करें तो उन्होंने अपने टाइम पे अपने सैनिक कमांडर जयसिंह था, जिन्होंने उनको युद्ध में जीतने में हेल्प की थी, सो इसको उन्होंने मिर्जा खां की उपाधि दी थी, ठीक है, पदवी दी थी। तो इस तरह से मुगल शासक जो भी एबल्ड ऑफिसर्स थे उनको पदवियां, टाइटल्स दिया करते थे, और फिर लोग उन्हें उन्हीं टाइटल से बुलाया करते थे, ठीक है। लेकिन कई बार वो एज ए उपहार के तौर पे अपना जामा दे दिया करते थे, पगड़ी दे दिया करते थे उतार के, और अपने गले में जो भी वो हार पहनते हैं वो भी दे दिया करते थे, ठीक है। सो इस तरीके से वो सारे ऑफिसर्स को मोटिवेट किया करते थे। सो यहाँ तक आते आते हमने भाई मुगलों का प्रशासन देख लिया कि भाई मुगल्स का प्रशासन किस तरह से था, केंद्र स्तर पे, प्रांतीय स्तर पे एंड देन जिला स्तर पे देख लिया। अब हम देखेंगे अपना चौथा पॉइंट, और फिर ये प्रशासनिक व्यवस्था में कंप्लीट समझ में आ जाएगी, जिसे बोलते हैं विदेशी संबंध। मीन्स मुगल्स जो थे, मुगल शासकों के दूसरे देशों के साथ रिलेशंस किस तरीके से थे, ठीक है। तो पहला पॉइंट है भाई हिंदू कुश पर्वत पर नियंत्रण, कि जो मुगल शासक थे उन्होंने ये उनको तो ये बात क्लियर ही थी कि भाई अगर कोई देश हम पे अटैक करेगा, तो अगर वो हमारे पास हम पे अटैक करने आता भी है तो वो डेफिनेटली उसको हिंदू कुश पर्वत पार करना होगा। और क्योंकि हम एक बार ये कर चुके हैं तो वो भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो उन्होंने सबसे ज्यादा कड़ी
पाबंदी लगा रखी थी, हिंदू कुश पर्वत पे कंप्लीट कंट्रोल था उनका इस पूरे एरिया में, ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी दूसरे देश भारत में एंट्री कर ही नहीं पाते थे और उनकी सेफगार्ड हो जाया करता था। देन देखते हैं भाई मुगलों व सफावी शासकों के बुरे संबंध। मीन्स मुगलों के ना एक ही दुश्मन था, सफावी शासक, ठीक है, जो कि मध्य एशिया के शासक थे और इनके साथ इनकी बहुत ही भिड़ंत लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, ठीक है। इनके साथ कई युद्ध जो है हुमायूं ने भी किए, ठीक है। कई बार इन पे कब्जा वो कर लेता था कुछ इलाकों पर और कई बार हार जाता था। अकबर के भी इनके साथ काफी सारे युद्ध भी हुए थे, ठीक है, लेकिन अकबर के टाइम पे इन्होंने कंट्रोल कर लिया था सफावी शासकों पर। नेक्स्ट देखते हैं भाई ऑटोमन साम्राज्य से मैत्रीपूर्ण संबंध। मींस उस टाइम पे ना ऑटोमन साम्राज्य बहुत ही बड़ा साम्राज्य था, ठीक है। अगर मैं आपको जूम करके दिखा पाऊं, सो अगर आप इस मैप में ध्यान से देखो, ये है भारत, भारत में मुगल एम्पायर, ठीक है। इस साइड पड़ता है हमारा ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, जो कि उस समय बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। तो इन्होंने सोचा भाई क्यों ना इनके साथ फ्रेंडशिप की जाए और इनके साथ रहकर हमें भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाएगा। सो ऑटोमन के साथ तो इनका रिलेशन हमेशा से गुड रहा, वेल एंड गुड। नेक्स्ट जेसुइट धर्म प्रचारकों का सहयोग। मीन्स आगे चल के आप कह सकते हो भाई यूरोप से ना बहुत सारे ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए लोग भारत में आए थे। सो उस टाइम पे जो है अकबर का शासन चल रहा था, ठीक है, तो अकबर को ना बहुत ही इंटरेस्ट था ईसाई धर्म के बारे में जानने में, तो इसलिए उन्होंने इनका भी सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से जैसुइट धर्म की बात करते हुए जैसुइट धर्म प्रचारकों का सहयोग बहुत ही ज्यादा मिला था, ओके। और इनका सहयोग किसने किया था? अकबर ने। और इस तरीके से ये इनके कुछ विदेशी संबंध रहे थे, जिसकी वजह से ये इतने लंबे टाइम तक और शांतिपूर्ण तरीके से नियंत्रण कर पाए थे। सो गाइज हमने प्रशासनिक व्यवस्था समझ ही ली अच्छे से, मुगल राजधानी, मुगल दरबार, ओके, नौकरशाही और विदेशी संबंध देख ही लिए हैं। सो गाइज अब तक हम सिर्फ मुगल शासकों की, पुरुषों की बात करते हुए आ रहे हैं, लेकिन शाही परिवार में रहने वाली महिलाओं के बारे में जानना भी तो जरूरी है। सो इस पे भी ना बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि शाही परिवार में महिलाओं की स्थिति का वर्णन करो, ओके। सो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही सा टॉपिक है। विवाह राजनीतिक संबंध की बनाने के लिए किए जाते थे। मीन्स जो मुगल सम्राट है ना, वो शादी बहुत ही सोच समझ के किया करते थे। वो उसी राजकुमार से शादी किया करते थे जिसके पास बहुत ही बड़ा राज्य हो, जो दहेज में बहुत ही सारा राज्य, बहुत ही बड़ा एरिया लेकर आए अपने साथ, ठीक है। बहु विवाह प्रथा थी, ठीक है। सो इसका ही बेनिफिट वो उठाया करते थे, ओके। और एक ही शासक की कई सारी बेगम, ओके, कई सारी रानियां, उपरानियां हुआ करती थी, ठीक है। दहेज प्रथा भी थी उस टाइम पे, ठीक है। दिल खोल के राजा अपनी बेटियों के साथ दहेज दिया करते थे। देन अब देखो भाई उनकी जो पत्नियां थी ना, वो 3 तरह की थी, बेगम, अगहा और अगाचा, ठीक है। बेगम आप कह सकते हो भाई जो मुख्य रानी थी, उन्हें वो बेगम बुलाया करते थे, ठीक है। बेगम के अलावा भी कई सारी उनकी रानियां थी जिन्हें अगहा और अगाचा बुलाया करते थे, जिसमें अगाचा जो थी इनका बहुत ही नीचा दर्जा इन्हें दिया जाता था। नेक्स्ट है भाई राजकुमारियों की सत्ता में भागीदारी। अब ऐसा नहीं था भाई जितनी भी राजकुमारियां थी वो सिर्फ राजमहल के 4 दीवारों में बंद कर रहती थी, ठीक है। कुछ राजकुमारियों ने आगे चल के आवाज उठाई थी, पढ़ाई लिखाई करी थी और उन्हें भी सत्ता में, एडमिनिस्ट्रेशन में काम मिला था। जैसे शाहजहां की 2 बेटियां थी, जहां आरा और रोशन आरा, जिनके डायग्राम आप यहाँ पे देख ही सकते हो, ठीक है। सो ये जो थी ना, ये बहुत ही पढ़ी लिखी, बहुत ही टैलेंटेड गर्ल्स थी, ठीक है। और इसीलिए शाहजहां ने इन दोनों को राजस्व अधिकारी भी बनाया था, जिसे आप बोल सकते हो रिवेन्यू ऑफिसर, ठीक है। सो रिवेन्यू ऑफिसर ये बनी थी और इनको भी मंथली सैलरी मिला करती थी। नेक्स्ट पॉइंट इज राजकुमारी लेखिका भी थी, ठीक है। अब देखो कुछ राजकुमारियां ऐसी भी हुई मुगल साम्राज्य में जो लेखिका भी थी, ठीक है, जैसे गुलबदन बेगम। अभी गुलबदन बेगम जी कौन थी भी, इनके बारे में जानते हैं। ये बाबर की बेटी थी और हुमायूं की बहन थी, ठीक है। तो इन्होंने ना एक बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर बुक लिखी थी, हुमायूं नामा, ठीक है। हुमायूं नामा बुक लिखी थी। अब नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि भाई गुलबदन बेगम ने अपने भाई हुमायूं के बारे में पूरा बखान किया होगा, पर नहीं। इन्होंने इस बुक में मुगलों की ना कड़वी सच्चाइयां बताई थी कि जो राजा हैं ये कैसे सत्ता पाने के लिए, कैसे कुर्सी पाने के लड़ाई झगड़े करते हैं, इनमें क्या संघर्ष हुआ करता है, वो इन्होंने एक्सप्लेन किया था। प्लस शाही महिलाएं जो हुआ करती हैं उनकी क्या भूमिका है, ओके, महिलाओं को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो सारी बातें इन्होंने इस बुक में बताई थी। सो गाइज इस तरह से आज के हमारे कंप्लीट चैप्टर हो चुका है, ओके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।